मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो है वो विशेषण के प्रकारों को लेकर है। इससे पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि विशेषण क्या होते हैं, प्रविशेषण क्या होते हैं और विशेष्य क्या होते हैं। अच्छी तरीके से आपको अगर विशेषण, विशेष्य या प्रविशेषण पढ़ना है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर उसको वीडियो को देख सकते हैं। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरे विशेषण की क्या है, कि विशेषण तो एक वीडियो में पूरा हो जाना चाहिए, विशेषण में है ही क्या, विशेषण के प्रकार ही तो होते हैं। तो देखिए, मैं भी अगर चाहूं तो पूरे के पूरे व्याकरण को एक एक टॉपिक से एक एक वीडियो को कंप्लीट कर सकता हूं, लेकिन आपने देखा होगा कि मेरे जितने भी टॉपिक होते हैं एक या दो या तीन तीन वीडियो में चल पाते हैं या तीन तीन लेक्चरों में खत्म हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको जो पढ़ाता हूं वो विस्तार से पढ़ाता हूं। ठीक है, एक ही वीडियो में संज्ञा समझा देना, एक ही वीडियो में सर्वनाम समझा देना, क्या चीज भी समझा देना, ये मैं नहीं चाहता। क्यों? होगा क्या उससे कि अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आया और अगर प्रश्न उसने थोड़ा सा डीप करके पूछ लिया तो आप फिर परेशान हो जाओगे कि ये प्रश्न कहां से आ गया। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपका किसी भी तरीके से कोई नुकसान हो, इसीलिए मैं जो पढ़ाता हूं वो थोड़ा सा डीप में पढ़ाता हूं, या कहा जाए तो मैं थोड़ा सा विस्तार से पढ़ाता हूं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम समय बर्बाद नहीं करते, शुरू करते हैं। देखिए, विशेषण के प्रकार, विशेषणों के प्रकार की यदि बात करी जाए तो करने को तो मैं 2 मिनट में अभी विशेषणों के प्रकार खत्म कर दूंगा आपके सामने और आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन मुझे तो आपको अच्छी तरीके से समझाना है जिससे कि आपका प्रश्न कभी भी गलत ना हो परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विशेषणों को, प्रकारों को लेकर। अगर मैं पुराने व्याकरण उच्चारणों की बात करूं जैसे कामता प्रसाद गुरु जी, तो वो विशेषणों के मूल 3 भेद मानते हैं, यानी कि गुण, परिमाण और संख्या के आधार पर विशेषण 3 प्रकार के उन्होंने माने हैं। और यही 3 प्रकार हैं, वो समझिए कौन कौन से हैं। एक गुणवाचक है, देखिए मैं नाम लिख दे रहा हूं। पहला है गुणवाचक, ठीक है। दूसरा है सार्वनामिक, और सार्वनामिक को ही संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? संकेतवाचक। तीसरे नंबर पर आता है आपका संख्यावाचक, ठीक है। और चौथे नंबर पर आता है परिमाणवाचक। देखिए, अगर परिमाण की बात करी जाए तो परिमाण का अर्थ क्या होता है? नापतोल। असल में ये जो परिमाणवाचक है वो संख्यावाचक का ही एक उपभेद माना जाता है। कुछ जो पुराने व्याकरण है या अंग्रेजी के प्रभाव के कारण इन दोनों को ही अलग अलग कर दिया गया है। तो संख्यावाचक का ये एक भेद होने के कारण परिमाणवाचक को कई किताबों में आपको मिल जाएगा कि ये इसी का एक भेद है। ठीक है, अगर मान के चलिए डीप में आपसे प्रश्न पूछा तो ये संख्यावाचक का एक उपभेद मानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं। 2 मिनट में मैं आपको समझा देता हूं ये सभी क्या है, और डिटेल से आप पढ़ना चाहते हो तो 2 मिनट के बाद में भी आप मेरे वीडियो को जरूर देखना। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या का मतलब क्या होता है? गिनती। और परिमाण का अर्थ होता है मापतोल। तो इन दोनों में ही आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? संख्या की। किसकी? संख्या की। तो संख्या प्लस संज्ञा, यानी कि संज्ञा से पहले क्या हो? संख्या हो। जैसे मैं इसमें बता दूं, जैसे 4 लड़के, ठीक है, और यहां पर मैं लिख दूं 3 लीटर पानी, ठीक है। तो यहां पर भी 3 है और यहां पर 4 है, तो ये दोनों ही क्या है? संख्या है। तो यहां पर हमने संख्या के द्वारा मात्रा बताई है और यहां पर संख्या के द्वारा इसकी गिनती बताई है। तो बात समझ में आई। अब यहां आ जाते हैं सार्वनामिक। सार्वनामिक का मतलब होता है सर्वनाम। जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताए तो ऐसे याद रखिएगा कि सर्वनाम प्लस संज्ञा। प्लस संज्ञा मतलब के बाद में संज्ञा। जैसे कि मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूं, वह लड़का आ गया। तो अब ये लड़के की विशेषता क्या है? वह। तो मैं इसको डिटेल में भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि पेपर में आपको प्रश्न हल कैसे करना है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं इन्हीं तीनों के आधार पर। यदि किसी संज्ञा की विशेषता, समझना, यदि किसी संज्ञा की विशेषता सर्वनाम के द्वारा ना बताई जा रही हो, यदि किसी संज्ञा की विशेषता किसी भी संख्या के आधार पर ना बताई जा रही हो, अन्य कोई विशेषता अगर आपने संज्ञा की बता दी तो वो सभी क्या कहलाएंगे? गुणवाचक कहलाएंगे। जैसे अच्छा लड़का, बुरा लड़का, दुष्ट लड़का, लंबा लड़का, मोटा लड़का, पतला लड़का, चचेरा भाई, ममेरा भाई, लाल शर्ट, पीली शर्ट, नीली शर्ट,
ठीक है, प्राचीन मकान, प्राचीन आधुनिक सभ्यता, आप कोई भी विशेषता किसी भी संज्ञा की बता दो, वो सभी क्या है, गुणवाचक हैं। तो ये तो था आपका 2 मिनट में विशेषणों को समझाने का तरीका। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और अगर आप इसमें और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। दोबारा से देखना चाहो मेरे वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। और विशेषण में अब हम इनको 2 भागों में पढ़ेंगे। पहले आज के वीडियो में गुणवाचक और सार्वनामिक को समाप्त करूंगा, अगले में संख्यावाचक और प्रमाणवाचक को पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले गुणवाचक की। देखिए, गुण आप जानते ही हैं, गुण तो अपने आप में ही एक विशेषता चीज है। तो गुणवाचक की परिभाषा क्या होगी वो समझिएगा। उससे पहले ये समझ लीजिए कि विशेषणों का सबसे बड़ा प्रकार होता है गुण। कुछ लोग गुणवाचक के प्रकार बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको प्रकारों से बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि कोई अगर 7 प्रकार बताएगा तो 8 निकल आएंगे, 8 बताएगा तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मैंने तो एक व्याकरणाचार्य की पुस्तक को देखा था तो उन्होंने 25 तरह के इसके प्रकार बता रखे हैं, लेकिन वो 25 तरीके के जो प्रकार हैं वो एक दूसरे में समाहित हो भी जाते हैं। तो मैं अगर टोटल करके बताऊं तो एक परीक्षा में शायद मैंने एक प्रश्न पढ़ा था, मुझे याद नहीं है, कई वर्ष हो चुके हैं, उसमें विशेषण के, गुणवाचक विशेषण के प्रकार पूछे थे, तो शायद उन्होंने उत्तर 7 सही माना था। ठीक है, अब उन्होंने तो 7 सही माना था, बच्चों ने भी लगाया होगा तो वो उत्तर 7 ही सही हो गया। लेकिन अगर हम इसके करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे निकल के आ जाएंगे। उन सभी को मैं आपके सामने भी प्रस्तुत भी करूंगा। ठीक है, तो पहले हमें जानना है कि गुणवाचक विशेषण होता क्या है। तो समझिएगा कि वे विशेषण जिनसे संज्ञा के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, दशा आदि का बोध होता है, वही क्या कहलाते हैं, आपके गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि हम संज्ञा के गुण बताएं, दोष बताएं, रूप बताएं, आकार बताएं, प्रकार बताएं, रंग बताएं, दशा बताएं, अवस्था बताएं, या कुछ भी बताएं अगर हम संज्ञा की विशेषता के तौर पर, तो वो क्या कहलाएगा, गुणवाचक कहलाएगा। बस क्या नहीं होनी चाहिए, वो संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। बात समझ में आ गई कि हमें क्या बताना है, संज्ञा के गुण व दोष। ठीक है, तो अगर मैं इनके प्रकारों की बात करूं तो देखो, पहला मैंने लिख लिया गुण, ठीक है, दूसरा लिख लिया दोष, ठीक है, तीसरा लिख लिया रंग, ठीक है, चौथा लिख लिया, देखो मैं नंबर में लिखता हूं, का खा गा का बहुत हो जाएगा, 2, 3, 4, आकार, 5, दशा, 6, और ये चल नहीं रहा, संबंध, क्या नाम है उसका, अवस्था, दशा तो अवस्था एक ही चीज होती है, स्थान, 8 काल। पहले इतने को समझ लेते हैं, फिर मैं आपके सामने एक एक करके और भेद रखता जाऊंगा। चलो और एक और ले लो, स्वभाव। चलिए देखिए, गुण का मतलब यहां पर अब गुण और दोष अलग बात कर दी गई, तो यहां पर अच्छाई आएंगी और यहां पर बुराई आएंगी। तो गुण की अगर बात करी जाए तो जैसे हम लिख दें कि लड़का कैसा है, अच्छा है। ठीक है, तो ये हमने क्या कह दिया, उसका गुण बता दिया। लड़का कैसा है, ईमानदार है। ठीक है, हमने कैसा कह दिया, लड़का साहसी है। तो ये सभी क्या हैं, हम किसी भी संज्ञा के गुणों की बात कर रहे हैं। गुण मतलब अच्छाई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इस गुण को आप अच्छाई से संबंधित रखिए। तो अच्छा आदमी, ईमानदार आदमी, साहसी आदमी, ये सभी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अब बात करते हैं दोष। तो दोष की बात करी जाए तो दुष्ट, ठीक है, दुष्ट के बाद की बात करी जाए तो मक्कार, ठीक है, बेईमान, ठीक है, ये सभी क्या है, दोष बता रहे हैं किसी ना किसी संज्ञा की। जैसे दुष्ट व्यक्ति, मक्कार व्यक्ति, बेईमान नेता। ठीक है, और देखो एक और लिख देते, झूठा। नेताजी झूठे थे हमारे, तो झूठा नेता। अब नेताजी की विशेषता क्या है कि झूठे हैं। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, गुणवाचक विशेषण अगर आपको कहीं भी पहचानना है तो कैसा शब्द लगा के देखिए, कैसा, कैसी, कैसे, इसका जो उत्तर होगा वो गुणवाचक विशेषण ही होगा। चलिए अब रंग की बात करते हैं। रंग, जैसे हमने कहा कि हम शर्ट लाए लेकिन कैसी थी, लाल। हम लाए शर्ट कैसी, काली। ठीक है, उस व्यक्ति का रंग कैसा है, काला है। ठीक है, और कैसा है, गेहुआ। ठीक है,
गेहुआ, तो ये भी क्या है, एक रंग है। इसी तरीके से आपने सुना होगा एक गीत, सुरमई अखियां। अखियां कैसी हैं? सुरमई, सुरमई अखियां, ठीक है। इसी तरीके से कहते हैं फिरोजी। ये क्या है? रंगों के नाम है। जितने भी रंगों के नाम होते हैं वो सभी गुणवाचक विशेषण होते हैं। आप देख सकते हैं जैसे फिरोजी शर्ट, सुरमई आंखें, गेहुआ रंग, काला व्यक्ति, काली चाय, लाल शर्ट, काला, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, ये सभी क्या है? रंग आपके कैसे हैं? गुणवाचक विशेषण है। अब आकार की बात करते हैं। आकार, जैसे जो मेरा मकान है वो कैसा? चौड़ा है, ठीक है। मेरी जो साइकिल है वो कैसी है? लंबी है, ठीक है। मेरा जो भाई है वो कैसा? पतला है। तो पतला तो वैसे आपका दशा में चला जाएगा, लेकिन आकार की अगर बात करी जाए तो देखो, छोटा, बड़ा, ठीक है, लंबा, ठीक है। और देखिए चौकोर, तिकोना, ठीक है। ये सभी क्या है? आपके किसी संज्ञा के आकार को सूचित करते हैं, ठीक है। छोटा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, लंबा व्यक्ति, चौकोर, वर्गाकार, या कहा चौकोर कहा जाए, चौकोर पत्थर या तिकोना पत्थर, तो पत्थर की विशेषता क्या हो गई? तिकोना हो गया। तो ये आकार हो गया। अब दशा की बात करते हैं। दशा का मतलब अवस्था, ठीक है। तो अगर हम कहें जैसे लड़का कैसा है? निर्धन है, ये क्या है? उसकी दशा है। बच्चा कैसा है? हमारे पास एक अमीर व्यक्ति है, तो अमीर क्या हो गया? दशा हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अमीर गरीब, इसी तरीके से बीमार, ठीक है, गरीब, स्वस्थ, ये क्या हो गए? सभी आपकी दशा हो गए। अब बात करते हैं संबंध की। संबंध का मतलब है कि वे विशेषण जो संज्ञा से किसी संबंध को सूचित करें। तो हम देख लेते हैं जैसे चचेरा भाई, चचेरा, ममेरा, मुंह बोला, ठीक है। और देखिए पैतृक, ठीक है, पैतृक आदि, ठीक है। ममेरा, चचेरा, मुसेरा, ठीक है, मुंह बोला, ठीक है। दत्तक, दत्तक भी लिख लीजिए, दत्तक पुत्र, पुत्र कैसा है? दत्तक है, ठीक है। अब स्थान की बात करते हैं। स्थान का मतलब जब हम संज्ञा के स्थान का बोध कराएं, जैसे स्थान की बात करी जाए, जैसे कि कहा जाए जयपुरी जूती, मैं जूती खरीद के लाया, जूतरी कैसी थी? जूती जयपुरी थी। उसी तरीके से कि जो हमारी माताजी हैं उनके लिए एक बनारसी साड़ी लाओ, या बनारसी पान बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इसी तरीके से स्थान की बात करी जाए, कोई गांव से आया है तो क्या कहते हैं? ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण व्यक्ति, ठीक है। और भी देखिए बनारसी है, जयपुरी है, इसी तरीके से ईरानी, ईरानी लोग भारत में बहुत रह रहे हैं, तो लोग कैसे हैं? ईरानी हैं। तो ईरानी क्या हो गई? लोग की विशेषता हो गई। इसी तरीके से और भी कई चीज़ें इसमें सम्मिलित हो जाती हैं जो स्थान का बोध कराती हैं, ठीक है। काल की बात करते हैं। काल मतलब जब हम संज्ञा के क्या बताएं? काल का बोध कराएं, समय का बोध कराएं। तो संज्ञा का समय कैसे होगा? जैसे प्राचीन सभ्यता, सभ्यता कैसी है? प्राचीन है। अब सभ्यता कौन सी चल रही है? नवीन सभ्यता चल रही है, ठीक है, या आधुनिक सभ्यता चल रही है, ठीक है। और देखिए पुराना, जैसे पुराना मकान बेच दिया, पुराना, नया, सभी किसमें आते हैं? काल का बोध कराते हैं। जैसे नया है, ये सभी क्या है? आपके काल का बोध करते हैं। अब स्वभाव की बात करते हैं। उसका जो स्वभाव है कैसा है? अच्छा है, ठीक है, ठीक है। कैसा है? अच्छा है। या उसका स्वभाव कैसा है? दुष्ट है, ठीक है। और भी स्वभाव में कई सारी चीज आ जाती हैं, जैसे उसका स्वभाव मक्कार है, ये सभी किस में आएंगे? स्वभाव में आ जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो 9 भेद तो मैंने यहीं कर दिए, ठीक है। और अगर देखोगे तो मैं कुछ और भेद भी कर देता हूं। देखिए 9 के बाद एक 10वां और इसमें जुड़ जाएगा, स्वाद। स्वाद, स्वाद का मतलब, स्वाद मतलब मीठा, खट्टा, चरपरा, ठीक है, आदि। 11वें का करोगे तो एक हो जाएगा दिशा, दिशा मतलब पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, जैसे पूर्वी बोली, पश्चिमी बोली, उत्तरी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता, ठीक है। तो ये सभी क्या है? दिशा का बोध कराते हैं संज्ञा के। और अगर देखोगे
तो देखिए 12वां मेरे ख्याल से यहां तक आ रहा है। एक और देख लेते हैं, विशिष्टता। विशिष्टता बताने वाले, ठीक है। जैसे विशिष्टता में देखिए आवश्यक, ठीक है, मानक, गलत, सही, परिनिष्ठित आदि। देखिए अगर मैं भेद यहां पर करने पर अगर आऊं तो 12 तो इतने लिख गए, अगर मैं इसको बिगाड़ भी दूं तब भी 12 फिर और यहां पर आ जाएंगे। तो आप ये देखिए कि गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो 12 तो ये हैं, 12 और हो जाएंगे तो करीब 23, 24, 25 तक इनके प्रकार पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि गुणवाचक विशेषणों के प्रकारों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, कि गुणवाचक विशेषण प्रकार में नहीं बांटे जा सकते। तो आप समझ लीजिए गुणवाचक विशेषण क्या होता है कि जिस विशेषण से किसी संज्ञा के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, संबंध, स्थान, काल, संबंध आदि का बोध होता है। आदि मैंने क्यों लगाया, क्योंकि बहुत सारी चीजों का बोध होता है। तो वही क्या कहलाता है, आपका गुणवाचक विशेषण कहलाता है। चलिए अब हम चलते हैं सार्वनामिक विशेषण पर, ठीक है। चलिए सार्वनामिक विशेषण, और इसी को हम संकेतवाचक भी कहते हैं, संकेतवाचक, ठीक है, विशेषण। देखिए सार्वनामिक इसका नाम क्यों है, क्योंकि यहां पर यह सर्वनाम नहीं होगा, सर्वनाम के रूप में विशेषण का कार्य करेगा, इसीलिए इसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। याद रखिएगा कि अगर कोई सर्वनाम विशेषण का कार्य करेगा तो वो सर्वनाम नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। और यही चीज हम गड़बड़ कर जाते हैं पेपर में। हम सर्वनाम को कभी विशेषण और कभी विशेषण को सर्वनाम पढ़ लेते हैं या प्रश्न में लगाए जाते हैं। तो अब आपको समझना है कि सार्वनामिक विशेषण होता क्या है। तो ऐसे समझिए, मैंने दोनों जो नाम लिखे हैं इन दोनों को जोड़ दीजिए कि जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा को संकेत करके बताए तब वो क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। बात क्लियर हो रही है। अब हमें सर्वनाम का प्रयोग किस रूप में करना है, केवल संकेत के रूप में। और संकेत किसकी ओर करेगा, किसी ना किसी संज्ञा की ओर संकेत करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर्वनाम क्या होते हैं। पढ़ा चुका हूं, फिर बता दे रहा हूं। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञाओं के स्थान पर आते हैं। तो या तो संज्ञा आ सकती है या फिर सर्वनाम आ सकता है। जैसे रवि पढ़ रहा है, अब इस स्थान पर आप क्या लगा सकते हो, वह पढ़ रहा है। तो संज्ञा आएगी या सर्वनाम आएगा, तो ये दोनों परिभाषाएं अपनी पूरी कर रहे हैं। लेकिन विशेषण में क्या होगा कि संज्ञा भी आएगी और सर्वनाम भी आएगा। दोनों चीज जब एक साथ में आती हैं तब क्या कहलाता है, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो यहां से इसकी परिभाषा की शुरुआत होती है कि जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आए और उसकी विशेषता बताए या उसको संकेत करके बताए तब वह क्या कहता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। याद रखिएगा कि जब सर्वनाम अकेला आएगा वाक्य में तो सर्वनाम होगा, और जब किसी संज्ञा से पहले आएगा तब वह सार्वनामिक कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। और उदाहरण देखने से पहले जरा ये समझ लीजिए कि इसमें कौन कौन से सर्वनाम सम्मिलित नहीं किए जा सकते। तो देखिए सबसे पहली बात कि हम संकेत की बात कर रहे हैं, तो क्या आप मैं, यानी कि मैं क्या किसी सर्वनाम को या किसी संज्ञा को संकेत करके बता सकता है, यानी कि मैं बता रहा हूं अपने लिए ही, मैं अपने आप को संकेत तो नहीं कर सकता। तो देखिए पहली बात तो हमें मैं का प्रयोग यहां नहीं कर सकते। मैं के किसी भी रूप का यहां प्रयोग नहीं होगा। मैं, मैंने, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, किसी भी का भी यहां पर प्रयोग नहीं होगा। मैं के बात करी जाए, तू, तू क्या होता है, तू, तुम या आप, ये हम और आपके बीच की बात हो रही है, तू, तुम या आप। तो यहां पर मैं भी नहीं आएगा और तू भी नहीं आएगा, यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपको ही बता रहा हूं आपका संकेत करके, तो नहीं आएगा। तो कौन कौन सा होगा, मैं, तू, और तू सभी रूपों में, तू, तुम, आप, कुछ भी ले लो। अब बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक क्या होता है, आम अर्थात स्वयं अर्थात खुद। और जब खुद की बात आ रही है तो क्या आप अपने आप को संकेत करके बताओगे, तो आप इन तीनों सर्वनामों को छोड़ दो, यानी कि इन सर्वनामों को छोड़कर, मैं, तू और आप सर्वनाम को छोड़कर अन्य कोई भी सर्वनाम यदि किसी संज्ञा से पहले आए तो क्या कहलाएगा, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे कि मैं एक वाक्य लिख के दिखा रहा हूं, दोनों में अंतर देखिएगा। वह
पढ़ रहा था। अब यहां पर देखिए मैं दो वाक्य लिख रहा हूं, लड़का पढ़ रहा था। अब अगर इन दोनों वाक्यों में देखें तो संज्ञा की परिभाषा और सर्वनाम की परिभाषा क्या थी कि वे शब्द जो संज्ञाओं के स्थान पर आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, और संज्ञा तो संज्ञा है ही है, जिस चीज को हम देख छू या महसूस कर सकते हैं वही क्या है, संज्ञा। तो यहां पर ये लड़का क्या है, संज्ञा है, और इस वाक्य का कर्ता भी है। पढ़ रहा था, कौन पढ़ रहा था, लड़का पढ़ रहा था। अब यहां देखिए कौन पढ़ रहा था, तो उत्तर में आपको क्या मिलेगा, वह पढ़ रहा था। तो ये किसकी जगह पे आया, इस लड़के के स्थान पर आया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। तो अभी बात हमारी कब बनेगी सार्वनामिक विशेषण की, कि जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आए। तो अगर मैं इस वाक्य को इस तरीके से लिखूं कि वह लड़का पढ़ रहा था। अब यहां देखिए संकेत किस तरीके से दिया जा रहा है। तो हमने कहा कि लड़का पढ़ रहा था, या हम जैसे कि सामने बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति बैठा है, हम कह रहे हैं कि लड़का नहीं पढ़ रहा, तभी आपने कहा कौन सा लड़का, तभी आप क्या करोगे, संकेत करके बताओगे वह लड़का। और अगर पास में है तो क्या कहोगे, यह लड़का। तो लड़के की विशेषता क्या हो गई, यह लड़का वह लड़का। तो अब यहां पर ये जो वह है वो सर्वनाम नहीं है, यहां पर ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। क्यों, क्योंकि इस लड़के को ये क्या कर रहा है, संकेत करके बता रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो लड़का कैसा, वह लड़का। यहां पर ये सर्वनाम है, यहां पर ये संज्ञा है, और जब संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आता है तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, अब एक उदाहरण और देख लेते हैं। वह आगरा गया। ठीक है, वह आगरा गया। अब यहां पर देखिए हमने जो परिभाषा दी थी वो क्या थी, कि जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आए तब उसे हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी, संकेत करके भी बताए। तो यहां पर ये देखिए आप कारक के रूप में देखिए कि कौन गया, वह गया। ठीक है, लेकिन क्या ये वह आगरा को संकेत करके बता रहा है, आगरा संज्ञा है, क्या ये वह इस आगरा को संकेत करके बता रहा है, नहीं बता रहा। देख लो, बता रहा है क्या, नहीं बता रहा। तो हम इसको क्या कहेंगे, अभी तक ये क्या है, सर्वनाम है। क्या है, अभी तक सर्वनाम है, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर आया है। आप यहां पर संज्ञा रख सकते हो, रख के देख लो, रमेश आगरा गया, लड़का आगरा गया, लड़की आगरा गया, तो ये सर्वनाम की परिभाषा को पूरा कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। अब यहां पर हम क्या करें, हमने यहां पर एक चीज और जोड़ दी, वह लड़का। ठीक है, अब देखिए कौन आगरा गया, अब लड़का गया है, लेकिन कौन सा लड़का, वह लड़का। क्या अब इस वह के स्थान पर आप किसी संज्ञा को रख सकते हो, रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि अब ये सार्वनामिक विशेषण हो चुका है, और इस लड़के की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। बात समझ में आई। दो बातें याद रखनी है आपको, कि जब सर्वनाम अकेले आते हैं तब वो सर्वनाम होते हैं, और जब किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, अर्थात उसको संकेत करके बताते हैं, तब वो सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। एक आध उदाहरण और मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे आज कोई नहीं आया। ठीक है, एक वाक्य और लिख रहा हूं, आज कोई घर नहीं आया। ठीक है, एक और लिख दे रहा हूं इसी में, ठीक है, किसी घर को लिख लीजिए, आज किसी घर को नहीं देखा। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इन तीनों में देखिए कोई कोई का ही प्रयोग हुआ है, कोई का ही एक रूप होता है किसी। तो आप मुझे ये बताइए कि इनमें से किसी वाक्य में क्या सार्वनामिक विशेषण है, और अगर है तो वो कौन सा है, बता दो। परिभाषा के आधार पर देखिएगा आप। आज कोई नहीं आया, क्या इस स्थान पर हम संज्ञा रख सकते हैं, आज कोई नहीं आया। आज लड़के नहीं आए, लगा दी ना आपने, तो ये कोई क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, चलिए, आज कोई घर नहीं आया। ठीक है, तो आप ये देखिए, क्या ये घर को संकेत करके बता रहा है, कोई घर होता है कभी, कोई घर नहीं होता। तो इस कोई के स्थान पर आप संज्ञा लगा सकते हो, हाँ जी लगा सकते हो। देखो, आज कोई घर नहीं आया, आज लड़का घर नहीं आया।
ठीक है, तो यहां पर लड़का लग पा रहा है, तो ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही सर्वनाम है, ना कि सार्वनामिक विशेषण। अब आ जाइए तीसरे घर। आज किसी घर को नहीं देखा, ठीक है। अब घर को नहीं देखा, अब घर कैसा, किसी का भी, हमने किसी का घर नहीं देखा, घर नहीं देखा, अब घर को भी संकेत करके क्या बता रहे हो, किसी का। तो यहां पर ये जो किसी शब्द है ये क्या कर रहा है, विशेषण का कार्य कर रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। अब इन दोनों वाक्यों में भी हम सार्वनामिक का प्रयोग करा देते हैं, जैसे आज कोई छात्र नहीं आया। अब कौन नहीं आया, छात्र नहीं आया, लेकिन छात्र में भी कौन, कोई छात्र, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, कोई लड़का घर नहीं आया, तो अब देखिए घर नहीं आया, कौन नहीं आया, लड़का नहीं आया, और लड़का भी कौन सा, कोई लड़का। तो अब ये कोई क्या हो गया, आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो आप परिभाषा याद रखिए, तो आपका ये कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूं सार्वनामिक विशेषण के कुछ भेद भी होते हैं या प्रकार भी किए गए हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, वो समझिए। इन तीनों को याद रख लीजिए, मैं तू और आप कभी भी सार्वनामिक विशेषण के रूप में नहीं आते। देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक इनको बोलते हैं मूल या मौलिक, और एक होते हैं यौगिक सार्वनामिक, ठीक है। क्या होते हैं, मौलिक होते हैं और एक यौगिक होते हैं। तो समझना बहुत आसान है, कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। मौलिक का मतलब है कि जब कोई सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बताए, तब उसको हम क्या कहते हैं, मौलिक सार्वनामिक कहते हैं। तो मौलिक सार्वनामिक आप इन तीनों को तो छोड़ ही दो, मैं तू और आपको तो छोड़ ही दो, ये तो आने ही नहीं है, ठीक है। अब यहां पर कौन कौन से बचे, तो देखिए यह बचा, ठीक है, वह बचा, कोई बचा, जो बचा, सो बचा, कौन बचा, और क्या बचा, ठीक है। आप देखते हैं 3 और 3 6 और 1 7 और 3 10, और एक सर्वनाम और कौन सा, कुछ रह गया। कुछ की अगर बात करी जाए तो अनिश्चित संख्यावाचक में आता है, इसमें उसका संभवतः प्रयोग कर लेते हैं बहुत से लोग, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं मानता, और जिनसे मैंने पुस्तकें पढ़ी हैं वो भी यहाँ पर नहीं मानते, ठीक है। चलिए अब यौगिक सार्वनामिक की बात करते हैं। मैं इनको भी अभी इनके एक एक उदाहरण दूंगा, उसी से अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए यह जब अपने मूल रूप में आएगा तो यह भी आ सकता है और इसका बहुवचन रूप भी आ सकता है, वह का वे, ठीक है, यह का ये और वह का वे, इनके बहुवचन रूप होते हैं, ठीक है। अब यौगिक की बात करी जाए, अगर हम किसी मौलिक सर्वनाम में या मूल सर्वनाम में कोई प्रत्यय का योग कर दें, या सर्वनाम प्रत्यय के योग से संज्ञा की विशेषता बताए, ठीक है, कि जब कोई सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तब वह यौगिक सार्वनामिक कहलाता है। इनके रूप देख लेते हैं। देखिए यह जो है, यह क्या हो जाएगा, ऐसा, ऐसा, ऐसी, ऐसे तीनों रखने हैं, ठीक है। और एक होता है इतना, ठीक है, इतना, इतनी, इतने, वह का हो जाएगा वैसा, और यहां पर क्या हो जाएगा, उतना, ठीक है। कोई का हो जाएगा किसी, ठीक है, जो का हो जाएगा जैसा और जितना, ठीक है। सो का हो जाएगा इतना उतना, सो का शायद नहीं बनेगा, कौन का बनेगा, क्या का बनेगा, कितना, ओ कितना और कैसा, और जे कौन सा, और ये कैसा और कितना, ठीक है। मैं इसको बिगाड़ के दोबारा से लिख दे रहा हूं। अभी मुझे सो का रूप कौन सा, यहां पर क्या का बना था, कैसा, ठीक है, कितना, ठीक है। अब ये रूप अगर आपको दिखाई देते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। चलिए अब इनके एक एक उदाहरण लिख लेते हैं। देखिए यह, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का प्रयोग करूं तो देखिए यह आदमी या ये लड़के, वह मछली, वे,
किताब है, ठीक है। कोई आदमी जो आदमी, सो आदमी, कौन आदमी, क्या का यहां पर रूप प्रयोग। चलो इनके पहले वाक्य बना लेते हैं। देखो, यह आदमी चोर है, या यह आदमी आया था, ये लड़के पढ़ रहे हैं, ये लड़के पढ़ रहे हैं, वह मछली अच्छी है, या वह मछली तैर रही है, या ये किताबें खरीद लाओ, किताबें खरीद लाओ, लेकिन कैसी, ये किताब है, ठीक है। कोई आदमी आज नहीं आया, जो आदमी पढ़ेगा वही पास होगा, या जो विद्यार्थी पढ़ेगा वो पास होगा। सो आदमी, या जो आदमी पढ़ेगा सो आदमी पास हो जाएगा। इसी तरीके से कौन आदमी होगा जो पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, ऐसा, ठीक है। इसी तरीके से ऐसा लड़का, ठीक है, आप कितना भी ढूंढ लो ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। तो लड़का कैसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। तो ऐसे वैसा लड़का मिल जाएगा, लेकिन ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से किसी पंडित को बुला लाओ, ठीक है। किसको बुला लाओ, पंडित जी को बुला लाओ, लेकिन उसने पूछा कौन से, तो संकेत करके बताया कोई से, ठीक है, किसी भी पंडित को। इसी तरीके से यहां पर कौन सा का हो जाएगा, कोई से भी, ठीक है। अब जैसे कहा जाए जैसा अध्यापक, अब अपने मुंह तो नहीं कहना चाहिए, मेरे जैसा अध्यापक नहीं मिलेगा। तो अध्यापक कैसा नहीं मिलेगा, जैसा, मेरे जैसा। तो ये जैसा क्या कर रहा है, इस अध्यापक को सूचित कर रहा है, अर्थात संकेत कर रहा है। कौन सा आदमी पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है, या कैसा आम लाए हो, ठीक है, या कैसा मकान आपको चाहिए। तो मकान चाहिए आपको, लेकिन मकान कैसा, तो ये आम की विशेषता, मकान की विशेषता हो सकी। इसी तरीके से, ठीक है, इतना का कर दिया जाए तो इतने करके, इतने लड़के, ठीक है, उतने लड़के, तो मैं उतने, इतना का इतने रूप करके और उतना का उतने लड़के, ठीक है। जितने लड़के, कितने लड़के, ठीक है। इतने लड़के आए थे, उतने लड़के नहीं आए, जितने लड़के पहले आए थे और कितने लड़के आएंगे। तो बात मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। देखिए एक बार और समझा देता हूं। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आए और उसकी विशेषता भी बताए तो उसी को हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो अधिकतर पेपर में जो आपसे प्रश्न पूछेगा तो संज्ञा से पहले रखे हुए सर्वनाम को आप सार्वनामिक विशेषण ही मानना। लेकिन इतना जरूर देख लेना, क्या उस संज्ञा के साथ ही वो प्रयुक्त हुआ है कि संज्ञा अलग है और वो सर्वनाम अलग है, ठीक है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि आप सर्वनाम क्या जानते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। तो जिस स्थान पर सर्वनाम हटा के संज्ञा लग पा रही है तो वो हमेशा सर्वनाम होंगे, और जिन स्थानों पर सर्वनाम हटा के संज्ञा नहीं लग पा रही तब वहां क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। तरीके कई सारे हैं, लेकिन मैं कंफ्यूज आपको नहीं करना चाहता हूं, सीधे सीधे परिभाषा के आधार पर दे रहा हूं और इनके आधार पर आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आज का मेरा वीडियो यही मैं समाप्त कर रहा हूं। आपका गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण आज मैंने आपको पढ़ाया। अगर आपको इसमें कोई भी कमी दिखाई दे रही है या आप और अच्छी तरीके से इसको पढ़ना चाहते हैं तो इन दोनों के लिए मैं अलग अलग वीडियो भी बनाने को तैयार हूं। वैसे जो मेरा अगला वीडियो है उसमें आपको परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण पढ़ाऊंगा। तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।